इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पार्ट चल रहा था, ठीक है, सेकंड पार्ट अपना जो है कवर हो गया था, उसमें अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो अभी लास्ट वाली क्लास में अपन ने कंटिन्यू किया था, जहां तक कवर किया था, ठीक है, वो वाली बात कर रहे हैं पहले ना। तो देखो जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, सबसे लास्ट में हमने ये बताया था कि भाई आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मतलब विद्युत क्षेत्र के बारे में, राइट। तो विद्युत क्षेत्र अपन ने बहुत सारी चीजों का पढ़ लिया था। मैंने रेखीय आवेश वितरण का विद्युत क्षेत्र आपको बता दिया, बिंदुवत आवेश का विद्युत क्षेत्र आपको बता दिया, ठीक है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब पृष्ठीय आवेश वितरण का विद्युत क्षेत्र आपको बता दिया, ठीक है जी। और अब आगे बात करेंगे आयतनीय आवेश वितरण का विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो आयतनीय आवेश वितरण का विद्युत क्षेत्र हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। देखिए आयतनीय आवेश वितरण में क्या रहेगा, अगर हम बात करें आयतनीय आवेश वितरण के लिए, तो हम यहाँ पे आयतनीय आवेश वितरण में विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। आयतनीय आवेश वितरण, आयतनीय आवेश वितरण से संबंधित विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। देखिए इसमें होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोला जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई इसमें क्या रहेगा, इसमें जो आपका आवेश है, वो एक आवेश जो रहेगा वो वितरित रहेगा कहां पर, ये आयतन में वितरित रहेगा। कहां पे वितरित रहेगा, आवेश कहां पे वितरित रहेगा, आयतन में वितरित रहेगा। तो ये आयतनीय आवेश वितरण में आवेश जो है वो आयतन में वितरित रहता है विद्यार्थियों। अगर आवेश आयतन में वितरित रहेगा तो इस तरीके से यहां पे आएगा। देखो ये यहां पर क्या है, यहां पे एक आयतनीय आवेश वितरण के लिए एक आवेश घनत्व आता है जिसको कहते हैं आयतनीय आवेश घनत्व। तो आयतनीय आवेश घनत्व जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है रो बराबर क्यू अपॉन वॉल्यूम। रो बराबर क्या लिखा जाएगा, क्यू अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन में वॉल्यूम, इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको कहेंगे आयतनीय आवेश, आयतनीय आवेश घनत्व, आयतनीय आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको बोला जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर होता है रो बराबर क्यू अपॉन बी, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो इसमें क्या रहता है, जैसे आपके पास जो है ना अचालक गोला है या कुचालक गोला है, ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, एक अचालक, अचालक, अचालक मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, अचालक गोला है। और अचालक गोला जो है वो आवेशित है, कैसा है, आवेशित। तो आवेशित अचालक गोले की अगर हम बात करें, आवेशित अचालक गोला, तो आवेशित अचालक गोला या फिर हम कह सकते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है अपने पास, चार्ज स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है और उस चार्ज स्फीयर में क्या है, आवेश जो है वो इस तरीके से फैला हुआ है। देखो अगर आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, इस तरीके से हमने एक स्फीयर ले लिया और इस स्फीयर में मेरे भाई आवेश जो है वो इसके आयतन में फैला हुआ रहेगा। आवेश कहां पे फैला हुआ रहेगा, इसके आयतन में। आवेश जो रहेगा वो इसके आयतन में फैला हुआ रहेगा। आवेश कहां पे फैला हुआ रहेगा, इसके आयतन में फैला हुआ रहेगा। तो आवेश जो है वो इसके आयतन में फैला हुआ है यहां पर, ठीक है। तो ये क्या है, इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। इस तरीके से हम कह देते हैं भाई ये इसका सेंटर हो गया और इस सेंटर, ये इसका सेंटर है, ठीक है। और आवेश जो है वो इसके आयतन में इस तरीके से फैला हुआ है ऐसे करके। तो आवेश इसके आयतन में विद्यमान है, ओके। देखिए समझिए सुनिए अभ्यार्थियों विद्यार्थियों, आप देखते चलिए, ठीक है। आवेश कहां पे फैला हुआ है, इसके आयतन में। अब बताइए आवेश इसके आयतन में फैला हुआ है तो यहां पर रो बराबर क्या लग जाएगा, क्यू अपॉन बी लग जाएगा। रो बराबर क्या लग जाएगा, क्यू अपॉन बी। तो रो बराबर अगर क्यू अपॉन बी लगा दोगे तो यहां पर ये जो है ना, ये गोला है। अब गोला है तो इस गोले की क्या होगी, कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी। तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस है, तो यहां पर रेडियस है तो रेडियस होगी, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका लिए रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा क्यू बटे में क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। रो बराबर क्यू बटे 4 क्यू अपॉन में क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यू। तो यहां से क्यू बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू और इनटू में आ जाएगा आपका रो, इस तरीके से। तो ये आपका चार्ज आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज का और रो का रिलेशन जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। और रो बराबर क्या लिखा जाएगा, क्यू अपॉन बी या क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू लिखा जाएगा। क्लियर है जी। तो ये आवेश इस तरीके से अचालक गोले, मतलब ये
आवेशित अचालक गोला है और आवेश इसके आयतन में फैला हुआ है। देखो चालक गोले का केस मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था, वहां पे जाके देख लेना कि वहां पे जो पृष्ठ जो आवेश होता है ना वो पूरे पूरे पृष्ठ पे फैल जाता है। ठीक है, जितना भी आवेश गोले को दोगे तो पूरा पूरा आवेश जो है वो पृष्ठ पे चला जाएगा। किसके अंदर जाता है? पृष्ठ पे किसके अंदर जाता है? आयतन पृष्ठ पे किसके अंदर जाता है? चालक गोले के अंदर जाता है। ठीक है, लेकिन ये गोला कैसा है? अचालक है, तो आवेश कहां रहेगा? आयतन में ही रहेगा, आयतन में ही विद्यमान रहेगा और इसकी वजह से हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब देखो इसमें भी जैसे कि चालक गोले के लिए हमने 4 केस बताए, सेंटर पर क्या होगा, इनसाइड किसी पॉइंट पे क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा, आउटसाइड किसी पॉइंट पे क्या होगा, ऐसे यहां पे भी 4 पॉइंट ही बनेंगे। ठीक है, तो इसमें भी 4 पॉइंट बनेंगे। देखो इसमें क्या रहेगा, अगर हमारे पास आवेशित अचालक गोला है, ठीक है, और आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर, ठीक है, अपना क्या है, आवेशित अचालक गोला, चार्ज आवेशित अचालक गोला है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है अपने पास। ठीक है, आवेशित अचालक गोला, तो आवेशित अचालक गोला है अपने पास और इस गोले के मतलब इसमें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना चाहते हैं। ओके जी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, तो कितने केस बनेंगे? 4। एक आएगा इनसाइड, एक आएगा आउटसाइड, एक आएगा सेंटर पे, एक आएगा सरफेस पे। तो देखो देखिए भाई, तो ये अपना हो गया गोला। इस डायग्राम को मैं फिर से बना देता हूं यहां पर समझने के लिए। देखिए ये हो गया, इसमें आवेश कहां पे फैला हुआ है? सर आवेश इसके आयतन में फैला हुआ है, तो आवेश कितना है इस पर? Q है। और आवेश कहां फैला हुआ है? इसके इनसाइड में, आयतन में फैला हुआ है। तो ये आयतन में आवेश जो है वो फैला हुआ है। कितना आवेश है? प्लस का Q आवेश है। वो इस आवेश कहाँ है? इसके आयतन में वितरित है। ओके जी, यस सर, ओके ओके ओके। अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? रेडियस इसकी R है। अब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो इनसाइड आउटसाइड, पृष्ठ पे और सरफेस पे, क्या आएगा? तो देखिए भाई, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका वैल्यू आएगा E बराबर KQR अपॉन में RQ। इनसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा KQR अपॉन RQ। क्लियर है जी? और सेंटर पर अगर आप निकालोगे, सेंटर पर क्या हो जाएगा? देखो ये इनसाइड के पॉइंट पर है, इनसाइड के पॉइंट पर मतलब सेंटर से ये सेंटर हो गया मान लो, तो सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर ये इनसाइड का पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो इनसाइड वाले पॉइंट पर आपको निकालना है, एक आपको सरफेस पे निकालना है और एक आपको आउटसाइड वाले पॉइंट पे निकालना है और एक आपको सेंटर पे निकालना है। तो ये 4 पॉइंटों पे निकालना है। तो इनसाइड के किसी पॉइंट पे अगर आप निकालोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा KQR अपॉन RQ। अगर आप सरफेस पे निकालोगे, ठीक है, अगर जैसे मान लो आप इसी में हम क्या करते हैं, 2 जगह निकाल लेते हैं, एक सेंटर पर और एक सरफेस पे। तो अगर आप सेंटर पर निकालोगे, सेंटर पर, तो सेंटर पर क्या हो जाएगा? सेंटर पर R का वैल्यू 0 रख दो, सेंटर पर R का वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर आप सरफेस पे निकालना चाहते हो, सरफेस मतलब पृष्ठ पर, तो अगर आप पृष्ठ पे निकालना चाहते हो तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो, क्योंकि सरफेस पे पहुंचते पहुंचते स्मॉल r कैपिटल R में बदल जाएगा। यस है नो? तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये आ जाएगा KQ अपॉन में R स्क्वायर। और अगर आप आउटसाइड वाले पॉइंट पर निकालना चाहते हो तो इसमें आउटसाइड वाले पॉइंट पर, आउटसाइड वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा KQ और ये हो जाएगा स्मॉल R स्क्वायर। क्लियर है जी? इस तरीके से आता है। ओके, अगर इसको आप रो के फॉर्म में लिखना चाहते हो, रो के फॉर्म में, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा कि भैया रो का जो वैल्यू होता है, रो बराबर क्या होता है, यहाँ पर रो बराबर होता है Q बटे 4/3 पाई R Q। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R Q इंटू रो। तो रो की Q की जगह पे ये बैठा दो उधर। अगर Q की जगह पे ये बैठा दोगे, Q की जगह पे अगर ये बैठा दोगे तो यहाँ पर Q की जगह अगर ये बैठाओगे, Q बराबर क्या बैठाओगे? 4/3 पाई R Q। और K की जगह पे क्या बैठाना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेंसिटी के पदों में अगर लिखोगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा? रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये तो 0 ही रहेगा। और इसको अगर सॉल्व करोगे, तो ये आ जाएगा रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन, ये आ जाएगा रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? बस स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देना, तो ये आ जाएगा।
और यहाँ पे ये निकालना है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम निकाल लेंगे आउटसाइड वाले पॉइंट पे। आउटसाइड वाले पॉइंट पे जब आप रखोगे ना, तो आउटसाइड वाले पॉइंट पे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा यहाँ पे रो आर क्यू और यहाँ पे आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इस तरीके से। तो अगर रो के पदों में लिखोगे तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, अगर पृष्ठ पे लिखोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, और अगर इनसाइड में लिखोगे तो ये आएगा। तो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रो के पदों में, वो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। और आवेश के पदों में लिखोगे तो के क्यू आर अपॉन आर क्यू आएगा। अगर सेंटर पे निकालोगे तो 0 आएगा, चाहे किसी के पदों में लिखो 0 तो 0 ही रहेगा। और पृष्ठ पे निकालोगे तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आएगा, इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे तो ये आ जाएगा, या फिर इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे तो ये आ जाएगा। ये पृष्ठ पे आ गया। आउटसाइड वाले पे जो आता है ना, आर स्क्वायर के विद क्रमानुपाती आता है, बिंदुवत आवेश की तरह। तो बिंदुवत आवेश की तरह आएगा ये, तो ये बिंदुवत आवेश की तरह आ रहा है यहाँ पे, है ना, ये वाला जो दिख रहा है, तो ये बिंदुवत आवेश की तरह आएगा। और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है, रो के पदों में। तो यहाँ पे रो का वैल्यू जो है वो ऐसे रख देंगे। अब इसके लिए जैसे ग्राफ बनाए हम, ठीक है, इसके लिए क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ किस तरीके से आएगा इसका, देखिए इसके लिए अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। यहां पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या आएगा, ये आएगा डिस्टेंस आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, डिस्टेंस आर आ गया। अब हमें इनसाइड वाले पॉइंट पे लिखना है, आउटसाइड वाले पॉइंट पे लिखना है, सरफेस पे लिखना है। तो देखिए अगर ये हो गया 0 और ये हो गया यहाँ पे आर, ठीक है। तो अगर इनसाइड वाले पॉइंट पे यहां से यहां तक जो है ना, ये इनसाइड है, ये क्या है मेरे भाई, ये इनसाइड है। तो इनसाइड वाले बिंदु पर, और ये वाली जो है ना, ये क्या है, यहां से यहां तक ये आपका आउटसाइड है, ये आपका आउटसाइड हो गया, बाहर की ओर, ठीक है। तो आप देखो सेंटर से जब आप केंद्र पे कितना है, 0 है, केंद्र पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो केंद्र पे अपन 0 रख देंगे, तो ये केंद्र पे तो 0 हो गया, इस वाले बिंदु पे 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, सेंटर से अगर आप इनसाइड में सेंटर से आगे जाओगे तो ये आर पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल आर के समानुपाती आ रहा है, स्मॉल आर के समानुपाती आ रहा है। और पृष्ठ पे इसका वैल्यू जो है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पृष्ठ पे इसका वैल्यू फिक्स हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस तरीके से आएगा, यहाँ पे ये ना ऐसे इंक्रीज होगा, यहाँ पे ऐसे इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से। ओके, कहां तक इंक्रीज होगा, जब तक पृष्ठ पे नहीं पहुंच जाएगा तब तक ये ऐसे इंक्रीज होगा। तो ये आर के समानुपाती आएगा, किसके समानुपाती आएगा, आर के समानुपाती आ जाएगा। तो ये आर के समानुपाती आएगा यहाँ पर ऐसे, तो ये आर के समानुपाती आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखो इनसाइड वाला जो है ना आर के समानुपाती है, तो आप क्या कह दोगे, ई इनसाइड जो है वो आर के समानुपाती आ गया साहब, ई इनसाइड। तो ई इनसाइड जो है वो समानुपाती किसके आ गया, आर के आ गया, ठीक है। अब देखो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर जब हो जाएगा तो ये पृष्ठ पे है, पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। तो पृष्ठ पे इसका वैल्यू फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये इतना वैल्यू देगा, इस पे पृष्ठ पे इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से इससे अगर ऐसे करके मैच कराओगे तो ये स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आएगी वो इतनी आएगी, ठीक है। तो ये आपका पृष्ठ वाला हो गया, तो ये आपका ई पृष्ठ आ गया, यहाँ पे ई पृष्ठ। तो ये पृष्ठ पे ये आ जाएगा, पृष्ठ केवल एक ही पॉइंट पे होगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पे। अब इससे आगे क्या होगा, इससे आगे इसका वैल्यू जो है वो लगातार डिक्रीज होगा। देखो इससे आगे आउटसाइड वाले पे क्या आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है नीचे, तो इसका वैल्यू ना लगातार यहां से इस वाले बिंदु पे मैक्सिमम हो जाएगा, और इस वाले बिंदु से इसका वैल्यू लगातार डिक्रीज होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आप देखिए मैक्सिमम कहां पे हो रहा है, अधिकतम कहां पे हो रहा है, अधिकतम हो रहा है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पे। तो ये वाला जो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका पृष्ठ है, ये स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर वाला जो पॉइंट है ये पृष्ठ है, और पृष्ठ से जस्ट आउटसाइड है, और ये पृष्ठ से जस्ट इनसाइड है, ठीक है। तो ये रहेगा, तो जब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से छोटा रहेगा तो इनसाइड रहेगा, जब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बड़ा रहेगा तो आउटसाइड रहेगा, और स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर रहेगा, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर रहेगा तो ये पृष्ठ पर रहेगा। क्लियर है जी। तो आप देख लो पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है ना मैक्सिमम आ रहा है, पृष्ठ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। और इनसाइड में जो आ रहा है वो इनसाइड वाला जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, देखो ये इनसाइड वाला जो है वेरिएबल आ रहा है, इनसाइड वाला क्या है, आर के साथ समानुपाती है। और सेंटर पर क्या आ रहा है, सेंटर पे एग्जैक्टली 0 आ रहा है, ठीक है। और पृष्ठ पे आप चेक करो, पृष्ठ पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, और पृष्ठ पे इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, या तो रो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आ रहा है, या रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। और आउटसाइड वाले पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो
तो आउटसाइड वाले पॉइंट पे इसका जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आउटसाइड वाले पॉइंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आएगा। ओके जी, इस तरीके से रहेगा। तो इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। तो इनसाइड वाले पॉइंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड वाले पे डिक्रीज होगा और इस पृष्ठ वाले पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये ई पृष्ठ पे मैक्सिमम होता है। तो पृष्ठ वाला जो पॉइंट है ना, इस पे आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो पृष्ठ पे आती है। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आयतनीय आवेश वितरण की वजह से। तो आयतनीय आवेश वितरण की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। तो आयतन में आवेश इस तरीके वितरित रहता है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कवर कर लिया है अपना पूरा। ठीक है, ओके जी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कवर हो चुका है। तो अपनी लास्ट वाली क्लास में आप जाके देखिए वहां पर और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कवर हो गया है। ठीक है, अब देखो लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि भाई आपके पास कोई भी अगर प्लेट है तो कोई भी चालक प्लेट है, चालक प्लेट की वजह से जो आता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। और अगर अचालक प्लेट है, जैसे कोई आवेशित अचालक प्लेट है इस तरीके से, तो आवेशित अचालक प्लेट है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र आता है, ठीक है, इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र आता है सिग्मा है। इस पे आवेश है, ये प्लेट है। ठीक है, प्लेट है। और आपको ये बताया था कि प्लेट को अगर आप सामने से देखोगे तो प्लेट इस तरीके से दिखाई देगी आपको। ठीक है, और अगर आप साइड से देखोगे तो केवल आपको ये वाला पार्ट ही दिखाई देगा। तो ये प्लेट का ये वाला पार्ट ही दिखाई दे रहा है और इस पे आवेश जो है वो सिग्मा है। तो ये अचालक प्लेट है। कैसी प्लेट है? अचालक, अचालक प्लेट है। अगर इस ये प्लेट जो है वो अचालक प्लेट है, अचालक प्लेट है। तो अचालक मतलब नॉन कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, तो ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग। अगर ये प्लेट नॉन कंडक्टिंग है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी भी पॉइंट पे आप निकालो, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन जो आएगी वो इस तरीके से आएगी, इस प्लेट के परपेंडिकुलर। तो इस वाली डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर आप इधर साइड में निकालोगे तो इधर साइड में क्या आ जाएगा? इधर साइड में आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन आएगी इस तरीके से, और ये भी आएगा इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरीके से आएगा। इस पे ये क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया था, इसी पे बेस्ड। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि भाई अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन इस तरीके से था, देखो PYQ जो आप उठा के देखोगे 3-4 साल के, उनमें आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से था, जैसे मान लो आपके पास एक प्लेट है, तो यहाँ पे 2 प्लेट दे रखी थी क्वेश्चन में। एक प्लेट ऐसे दे रखी है इस तरीके से, और एक प्लेट ऐसे दे रखी है। ठीक है, ऐसे करके। और अगर मान लो एक प्लेट पे जो आवेश है, एक प्लेट पे जो आवेश है, आवेश घनत्व है वो प्लस का सिग्मा है, और दूसरी प्लेट पे जो आवेश घनत्व है वो माइनस का सिग्मा है। और ये दोनों प्लेट जो है ना अनंत लंबाई की है, अनंत विस्तार की है। कैसी है? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेट है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये प्लेट कैसी है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट साइज की प्लेट है, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेट। तो ये इनफाइनाइट साइज की प्लेट है। ठीक है, अनंत अचालक प्लेट। तो ये अनंत लंबाई की या अनंत चौड़ाई की या अनंत विस्तार की प्लेट है। ठीक है, अनंत विस्तार की प्लेट है ये अनंत अचालक प्लेट। ठीक है, तो अनंत अचालक प्लेट की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो निकाला है वो यहाँ पे ये आ गया। ओके, अब देखिए ये भी अनंत विस्तार की प्लेट है। अब इसमें क्या कहा गया था, क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? ये लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी, लैब असिस्टेंट में। ठीक है, तो लैब असिस्टेंट के PYQ में एक क्वेश्चन आया था आपका कि आपके पास एक प्लेट जो है वो आपकी प्लस की है और एक प्लेट जो है माइनस की है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा गया था यहाँ पे, इसके बीच में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, ऐसे करके क्वेश्चन था। ठीक है जी, और यहाँ पर बताइए बाहर साइड में क्या होगा। अब मैं तीनों केस में बता देता हूँ, क्वेश्चन तो इतना ही पूछा गया था, बीच में क्या होगा आप तीनों साइड में बता दीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे आप बताओ, आपको ये पता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है, प्लेट से इधर की साइड में, अगर प्लेट प्लस की है तो प्लस की है तो दूर आएगा, प्लस की है तो कैसा आएगा? आउटसाइड आएगा, और माइनस की है तो प्लेट की ओर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस वाले बिंदु पर अगर आप विद्युत क्षेत्र का मान निकालोगे तो ये माइनस की प्लेट है, तो माइनस की प्लेट है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो प्लेट की ओर आएगा। ये तो पहली वाली प्लेट की वजह से आ गया। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इस प्लेट की वजह से आ गया, इस वाली प्लेट की वजह से।
और ये वाली प्लेट जो है वो प्लस की है, तो इसकी वजह से भी विद्युत क्षेत्र इधर को ही आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी इधर को आ गया इस तरीके से, और ये भी कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए ये दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट पर जो टोटल विद्युत क्षेत्र आएगा, इस पॉइंट पर जो टोटल विद्युत क्षेत्र आएगा ई टोटल, इस पॉइंट पर जो ई टोटल आएगा, तो टोटल विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्लियर है जी। अब देखिए इस वाले पॉइंट पे अगर आप निकालना चाहते हो, आउटसाइड वाले पॉइंट पे, आउटसाइड वाले पॉइंट पे देखो, ये प्लस की प्लेट जो है ना, प्लस की प्लेट, इस प्लस की प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड में आएगा। तो इस वाले पॉइंट पे अगर चेक करोगे तो ये पहली वाली प्लेट की वजह से आ गया, तो ये आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये दूसरी प्लेट जो है ना वो माइनस की है, माइनस की है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की ओर आएगा, माइनस की ओर आता है, प्लस से दूर जाता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस वाले पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा, और ये भी कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे टोटल विद्युत क्षेत्र, दोनों विद्युत क्षेत्र समान है, परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है, और आपको पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जब परिमाण में समान होती है, दिशा में विपरीत होती है, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भी ये प्लस की प्लेट है, तो इसकी वजह से ऐसे आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये माइनस की प्लेट है, इसकी वजह से इधर आ जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक प्लेट प्लस की है, एक प्लेट माइनस की है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में ही आता है, और इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐड करने पर, दोनों प्लेटों के प्रभावी रूप से इस तरीके से आता है। क्लियर है। अगर देखो क्वेश्चन अगर ऐसे ना बन के, क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है। क्वेश्चन अगर ऐसे बन जाए, मान लो जिसमें आपके पास 2 प्लेट दे दी, और दोनों प्लेटों को, अगर आपकी दोनों प्लेटों को प्लस का ही दे दे, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए, जैसे मान लो ये प्लेट हो गई और ये आपके पास प्लेट हो गई, और दोनों प्लेटों को पॉजिटिव ही दे देता है, अनंत विस्तार की दोनों प्लेटें हैं, ठीक है, अनंत विस्तार की दोनों प्लेटें, ये वाली प्लेट भी प्लस की सिग्मा है, और इस वाली प्लेट पर भी आवेश जो है वो प्लस का सिग्मा है, ठीक है जी। इस पे भी प्लस का सिग्मा है और इस पे भी प्लस का सिग्मा है, ठीक है। और आपसे पूछ लेता, बताइए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो बताइए, देखो सिग्मा को देख करके तो यूं पता लग गया कि ये जो है ना प्लेट है, सिग्मा को देख करके यूं पता लग रहा है कि ये प्लेट है, मतलब इस पे पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे एक पॉइंट इनसाइड में दे दिया, एक आउटसाइड में दे दिया, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप तो ये जानते हो ना, आप क्या जानते हो बताओ, आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्लस के आवेश से दूर की ओर होता है, माइनस के आवेश की ओर होता है। तो यहाँ पे दोनों ही प्लेट प्लस की है, तो दोनों ही प्लेट प्लस की है, तो इस वाले पॉइंट पे अगर चेक करोगे तो ये पहली प्लेट हो गई और ये दूसरी प्लेट हो गई। तो पहली प्लेट की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो प्लेट से ऐसे दूर की तरफ आएगा, तो प्लेट्स की वजह से दूर की तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पहली प्लेट की वजह से आ गया, ठीक है। और दूसरी प्लेट की वजह से आएगा, वो भी दूर आएगा, तो वो भी दूर आएगा, तो वो इधर को आ जाएगा, प्लेट से इधर को, प्लेट से इधर को आएगा, क्योंकि ये प्लस की प्लेट है, इससे विद्युत क्षेत्र इधर को आएगा, ये इस वाली डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। और ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा का मान तो सेम ही है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर दोनों प्लेट सेम चार्ज डेंसिटी वाली है, प्लस प्लस वाली है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। और यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे चेक करना है, तो ये पहली वाली प्लेट की वजह से इधर को आएगा, दूसरी वाली प्लेट की वजह से भी इधर को आएगा, तो दोनों प्लेटों की वजह से इधर को ही आ जाएगा। तो एक आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरा भी आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर दोनों को आप ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। तो ये दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल कितना आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो टोटल आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई टोटल बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पे भी इस वाली डायरेक्शन, देखो पहली वाली प्लेट की वजह से ऐसे आएगा दूर की तरफ, दूसरी वाली प्लेट की वजह से ऐसे ही आएगा दूर की तरफ। तो यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके से अचालक प्लेटों का आ जाता है, तो अचालक प्लेटों का इस तरीके सॉल्व करेंगे। अगर इन प्लेटों में अचालक की जगह चालक शब्द लगा दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे फिर, ठीक है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा।
ओके, तो ये डिस्कशन अपना हो गया है। ओके, और एक डिस्कशन अपना ये हो गया, ये आपको करा दिया कि इनसाइड में क्या आएगा, आउटसाइड में क्या आएगा, और सरफेस पे क्या आएगा, और ये वेरिएबल होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेरिएबल होता है। ये ध्यान रखना, अगर रो के पदों में आ जाता है क्वेश्चन तो रो के पदों में ये लगाना है, ठीक है, और अगर क्यू के पदों में आ जाता है तो ये लगाना है। दोनों का आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, एक याद है तो दूसरा भी निकाला जा सकता है। कौन सा सूत्र लगा करके, ये वाला जो फॉर्मूला आपको बता रखा है, ये वाला कि क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, ये लगा करके निकाला जा सकता है, आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन है, रो बराबर क्यू अपन वॉल्यूम होता है। रो बराबर क्या होता है, क्यू अपन वॉल्यूम होता है। क्लियर है, इन सबको आप निकाल के देख लेना एक बार, जब आप इनको फॉर्मुला को लिखें तो इसमें क्यू का वैल्यू रख के ये निकालना, फिर इसमें क्यू का वैल्यू रख के ये निकालना, क्यू का वैल्यू रख के ये निकालना, तो आ जाएगा। ओके, तो ये रिजल्ट जो है वो आपको याद भी रखने हैं, डायरेक्टली याद होने चाहिए रिजल्ट। ओके, ठीक है जी, तो ये आपका डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित डिस्कशन हमने कर लिया। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि भाई हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब चार्ज का जो माहौल होता है, चार्ज का जो असर होता है, उसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा, ठीक है, एक तरीका तो होता है, दूसरा तरीका होता है विभव के द्वारा, पोटेंशियल के द्वारा, और तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो विभव तो हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है, हम पढ़ेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पढ़ते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फोर्स लाइन एक ही बात है, ठीक है, इनको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी बोला जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोला जाता है, ठीक है। इनको बोलते हैं हिंदी में विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ओके, ये है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, लाइंस होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये सरल रेखा हो जरूरी नहीं है, ठीक है, ये लाइन सरल रेखा हो ये जरूरी नहीं है, ये वक्राकार रेखाएं होती हैं। ओके जी, वक्राकार रेखाएं भी हो सकती हैं, सरल रेखा भी हो सकती है। देखिए कैसे रहेगा, सबसे पहली बात तो ये आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ मैं आपको बातें बता देता हूं, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इनको इंट्रोड्यूस किसने किया था, इनको इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस बाय फैराडे। किसने दिया था इनको, किसने इंट्रोड्यूस किया था, फैराडे नाम का एक आदमी था, ठीक है, तो फैराडे ने इनको इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो दीज आर इंट्रोड्यूस बाय फैराडे, फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने इनको इंट्रोड्यूस किया था। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये ओपन कर्व होती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना इमेजिनरी लाइन है, सबसे पहले तो ये समझो आप, ये लाइन जो है ना वास्तव में नहीं होती, वास्तव में नहीं होती है। ये कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ये जरूर समझना है। ये रेखाएं जो है वो काल्पनिक रेखाएं हैं। ये कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक, तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं। पहली बात तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये रेखाएं जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी होती है, वास्तव में नहीं होती, बस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वहां पर इनका हम यूज कर लेते हैं। ओके, दूसरी बात क्या समझोगे, दूसरी बात ये समझोगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं जो होती है वो स्मूथ कर्व के रूप में होती है। कैसी होती है, स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व बनाती है, स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व बनाती है, ठीक है, ये स्मूथ कर्व के रूप में होती हैं, ठीक है। स्मूथ कर्व के रूप में होने का क्या मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं बनाएंगे ना हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं जो होंगी उनमें कोई भी कॉर्नर नहीं आएगा, कोई भी कॉर्नर नहीं आएगा। मतलब इस तरीके, देखो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रेखा बनाई यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेखा जो है वो इस टाइप की बनेगी, स्मूथ बनेगी, मतलब ऐसे बन सकती है, ठीक है, थोड़ी छोटी बना देते हैं, देखो ऐसे बन सकती है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन सकती है, ठीक है, और इस तरीके से बन सकती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं इस तरीके, किसी भी तरीके से बनाई जा सकती है, किसी भी शेप में, तो ये स्मूथ शेप में होती है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेखा जो है ना ऐसी नहीं बनेगी, इस तरीके की नहीं बनेगी, ऐसे करके, मतलब इसमें जो है ना ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं किंक, ठीक है। तो इसमें जो किंक नहीं आएगा, किंक का मतलब है कॉर्नर से जैसा आ रहा है ना, शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर मतलब तीक्ष्ण किनारा नहीं आएगा। तो जब भी
आप जो है मतलब विद्युत बल रेखा बनाओगे तो विद्युत बल रेखाओं में कभी भी कॉर्नर नहीं आएगा, मतलब ऐसी शेप नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके का नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसा हो सकता है, दिस इज करेक्ट, और ऐसा हो सकता है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो स्मूथ वक्र के रूप में होती है, स्मूथ वक्र के रूप में होती है, कभी भी उसमें किंक नहीं आता है, ऐसे करके नहीं बनेगा ना, ऐसे कोने जैसा आकृति नहीं आएगा। अगर ऐसा यूज किया जाता है सवालों को सॉल्व करने के लिए, कहीं भी ऐसा कॉर्नर जैसा दिख जाए ना, तो वो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं हो सकती। ओके जी, तो इमेजिनरी लाइन होती है, स्मूथ कर्व होती है, ठीक है। अब देखो इसमें एक प्रॉपर्टी ये होती है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है ना, ये स्टार्ट होती है कहां से, स्टार्ट होती है पॉजिटिव से, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव, और नेगेटिव पर जाके खत्म होती है, एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाके खत्म होती है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो प्लस से स्टार्ट होंगी, माइनस पे जाके खत्म होंगी। जैसे आके आपने सुना था कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो उसकी दिशा कहां होती है, हमेशा प्लस के आवेश से दूर की ओर होती है और माइनस के आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा जो होंगी ना वो प्लस से ऐसे बाहर की तरफ जाती है, तो प्लस से तो स्टार्ट होती है, प्लस वाले चार्ज से स्टार्ट होती है इस तरीके से, और माइनस वाले चार्ज की तरफ जाती है, ठीक है। तो माइनस वाले चार्ज पर टर्मिनेट होती है। अगर आपने नेगेटिव चार्ज ले लिया यहाँ पर, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा माइनस वाले चार्ज पे क्या होंगी, ऐसे टर्मिनेट होंगी इस तरीके से। ये कहने का मतलब है, समझ गए जी? ओके जी, अरे बोलो। तो प्लस से स्टार्ट होंगी और कहां पे खत्म होंगी, माइनस पे खत्म होती है। तो इस तरीके से प्लस से तो ओरिजिनेट होती है। प्लस जो चार्ज है ना वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को स्रोत की तरह काम करता है, सोर्स की तरह काम करता है, और ये जो है ना माइनस जो चार्ज है ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए सिंक की तरह काम करता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सिंक की तरह काम करती है, जैसे सिंक होती है ना, सिंक में सारा पानी उड़ेल देते हैं, ऐसे करके ये इसके अंदर सब कुछ आ जाता है इन साइड में। तो ये सिंक की तरह काम करता है और ये सोर्स की तरह काम करती है। क्लियर है जी? आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट यह है कि भाई यहां पे बना देते हैं इसको, ठीक है, समझ जाओगे आप। ओके, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट यह है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, ठीक है, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, इनकी जो संख्या है वो समानुपाती होती है आवेश के परिमाण, ठीक है। ये आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है, ठीक है, ये समानुपाती होती है आवेश के परिमाण के। अगर कहीं पर आवेश का मान ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पर उस आवेश से संबंधित जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाओं की संख्या होगी वो भी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाओं की संख्या जो होती है, नंबर मतलब संख्या जो होती है वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है, ठीक है जी। इस तरीके से रहेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आपके पास क्या है, जैसे आपके पास एक प्लस का चार्ज है, ठीक है, और एक आपके पास ये माइनस का चार्ज है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर हमने यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ गया और उस क्वेश्चन में ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रखी है, ऐसे करके यहाँ से प्लस से स्टार्ट होगी, माइनस पे जाएगी, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे प्लस से स्टार्ट होगी, माइनस पे जाएगी, ऐसे करके, और यहाँ पे प्लस से स्टार्ट होने वाली ऐसे ज्यादा दिखा रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, प्लस से स्टार्ट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से दिखा रखी है बहुत सारी, ठीक है, और माइनस पे जाने वाली जो है वो कम दिखा रखी है, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा बताइए कौन सा चार्ज ज्यादा है, ये वाला जो आवेश है इसका नाम रख दिया Q1 और इस वाले आवेश का नाम रख दिया Q2, और ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा वाला आवेश बड़ा है, कौन सा वाला आवेश बड़ा है, चित्र को देख के बताइए। तो आप क्या कहोगे, सब Q1 पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, और यहाँ पे कितनी आ रही है, मात्र 3 आ रही है। तो इसका मतलब इसका मान ज्यादा है, इसका मान कम है। तो यही बात होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है ना, नंबर, ये जो नंबर है ये आवेश के परिमाण को व्यक्त करता है। तो आवेश का परिमाण के समानुपाती आता है, तो जितनी फील्ड लाइंस होंगी उतना ही ज्यादा आवेश आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो Q1 का जो आवेश है ना, Q1, तो Q1 का जो परिमाण आएगा वो यहाँ पे Q2 के परिमाण से ज्यादा आएगा। क्लियर है? इस बात को ऐसे समझ सकते हो। ओके, तो ये वाली बात इस तरीके से समझी जा सकती है। अब देखो 5वां नंबर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की जो दूरी होती है, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की जो सेपरेशन होती है, सेपरेशन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की जो सेपरेशन होती है, दूरी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की जो दूरी होती है, वह दूरी जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती आती है। व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का परिमाण अगर ज्यादा है तो सेपरेशन, अगर ज्यादा है तो सेपरेशन जो आएगी वो कम आएगी, और सेपरेशन ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण ज्यादा आएगा। ठीक है, तो सेपरेशन ज्यादा है, देखो उल्टा बोल दिया हमने ना, सेपरेशन अगर ज्यादा है तो परिमाण कम आएगा, और सेपरेशन अगर कम है तो परिमाण ज्यादा आएगा। ठीक है, मतलब उल्टा सीन है भाई, उल्टा सीन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाओं के बीच की दूरी, जहां जिस जगह पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा है वहां विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा, और जहां पे कम दूरी है, आप पास पास है, वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। तो देखिए इस तरीके से, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो यहां पर कहीं पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना इस तरीके से जा रही है, ऐसे करके जाओ, जैसे हम 2-3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे आपको बना देते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से है, और मान लो मैंने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, एक बिंदु में यहाँ पे ले लेता हूं कि एक बिंदु मैंने ये ले लिया, ये वाला बिंदु है हमारा ए, और एक बिंदु हमने ले लिया ये बी। तो आपसे पूछा जाए, बताइए बी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा या ए पे ज्यादा होगा? तो देखो ए पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, पास पास है, इनके बीच की सेपरेशन जो है ना कम है। अगर सेपरेशन कम है तो विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पे ज्यादा आएगा, और बी पे क्या है, दूर दूर है, दूर दूर है तो सेपरेशन क्या है, ज्यादा है, तो विद्युत क्षेत्र का मान कम आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ई पर जो विद्युत क्षेत्र, ए पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा इसका परिमाण जो होगा वो बी वाले विद्युत क्षेत्र से ज्यादा आएगा। ठीक है जी, तो ये वाली बात होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है ना, सेपरेशन जो होती है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती आती है। व्युत्क्रमानुपाती आती है मतलब 1/n में आती है। ओके, तो ये 5 प्रॉपर्टी इसकी हो गई। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी और होती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, कभी भी उनके बीच में झगड़ा नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता भाई। ठीक है, कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। ठीक है, समांतर चलती हैं हमेशा, समांतर। ठीक है, क्रॉस क्यों नहीं करती है? क्योंकि क्रॉस करने वाली जगह पे क्या है, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो कि एक जगह पे पॉसिबल नहीं है। एक ही विद्युत क्षेत्र की 2 रेखाएं कभी भी 2 दिशाएं कभी पॉसिबल नहीं है। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है, छठी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की छठी प्रॉपर्टी यह है कि नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। मतलब ऐसे करके अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से कट नहीं करेंगी आपस में। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक जगह पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन आ जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन आ जाएंगी? 2 डायरेक्शन आ जाएंगी। देखो इस पे डायरेक्शन निकालोगे तो इसे टेंजेंट खींचना पड़ेगा, और इस पे डायरेक्शन निकालोगे तो इसे टेंजेंट खींचना पड़ेगा। तो एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं आ जाएंगी, और एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं। एक क्षेत्र की 2 दिशा एक बिंदु पर संभव नहीं होती है, एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा आएगी। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक बात, अब देखो यहीं से एक बात आ गई, ये जो टेंजेंट खींचने का तरीका है ना, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ये किसको बताएगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो इसका मतलब एक पॉइंट यहां से ये आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम टेंजेंट खींचे, टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखा के ऊपर, विद्युत क्षेत्र रेखा के ऊपर या विद्युत बल रेखा के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, टेंजेंट जो होता है स्पर्श रेखा होता है। तो स्पर्श रेखा जो होगी वो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को बताएगा। तो टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। टेंजेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? स्पर्श रेखा। तो अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो स्पर्श रेखा जो होगी ना वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर स्पर्श रेखा खींचे जाए तो वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। देखो इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए
आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरीके से जा रही है ऐसे करके, ठीक है। और आप मान लो चेक करना चाहते हो कि भाई इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन क्या आएगी, 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 तो आप क्या करोगे, इन सभी पॉइंटों पे स्पर्श रेखा खींच दोगे। स्पर्श रेखा से डायरेक्शन मिल जाती है। तो देखो इस वाले पॉइंट पर अगर आप स्पर्श रेखा खींच दोगे ऐसे करके तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप स्पर्श रेखा खींच दोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप स्पर्श रेखा खींच दोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। तो ये जो स्पर्श रेखा होती है ना, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। कौन? स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन जो होती है वो स्पर्श रेखा जो होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। क्लियर है जी? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टीज है कि ये काल्पनिक होती हैं, स्मूथ कर्व के रूप में होती हैं, प्लस से स्टार्ट होती हैं, माइनस पे खत्म होती हैं। इसका जो नंबर होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ये सेपरेशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो सेपरेशन होता है वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आगे देखिए, एक ये हो गया। एक प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि जैसे आपके पास बॉडी जो होती है ना, आपके पास जो है दो टाइप की बॉडी होती है। जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में, एक कंडक्टिंग बॉडी होती है और एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी होती है। एक होता है कंडक्टिंग बॉडी और एक होता है नॉन कंडक्टिंग बॉडी। एक होता है अचालक और एक होता है कुचालक। मतलब एक अचालक होता है और एक सुचालक होता है। तो नॉन कंडक्टर और कंडक्टर, तो पता है आपको कंडक्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कोई एंट्री नहीं होती है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की नो एंट्री, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की नो एंट्री। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर नहीं करती है, ये ध्यान रखना। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कोई एंट्री नहीं होती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आता है, विद्युत क्षेत्र का वैल्यू 0 आता है, इसलिए कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन एंटर नहीं करती है, ठीक है। और बात करें, अगर कोई बॉडी नॉन कंडक्टिंग है मतलब डाई इलेक्ट्रिक है, तो डाई इलेक्ट्रिक एक बॉडी होती है डाई इलेक्ट्रिक परावैद्युत। तो परावैद्युत पदार्थ अगर है, यहाँ पर परावैद्युत बॉडी है, परावैद्युत अगर कोई पदार्थ है तो परावैद्युत या डाई इलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पार्शियल एंट्री होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एंट्री पार्शियल होती है। पार्शियल मतलब कुछ हिस्सा जाएगा और कुछ हिस्सा नहीं जाएगा, तो पार्शियली एंट्री होती है इसकी। पार्शियली एंट्री मतलब एंट्री जो है ना पार्शियली होगी। पार्शियली मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइलेक्ट्रिक में जाएंगी और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइलेक्ट्रिक में नहीं जाएंगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो आपने यहां पर कोई भी, चलो एक डायग्राम बना के आपको समझा देते हैं इस बात को, ठीक है। देखिए इसको कैसे समझोगे, इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझिए कि यहां पे अपन ने एक प्लेट लगा दी ऐसे करके, एक प्लेट हमने यहाँ पे प्लस की लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक प्लस की प्लेट लगा देते हैं ऐसे करके, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको ना। यहाँ पे देखो मेरे भाई, एक प्लस की प्लेट लगा देते हैं ऐसे करके और एक यहाँ पर माइनस की प्लेट लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है जी। और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र चेक करेंगे, तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो प्लस की प्लेट से स्टार्ट होगा, माइनस की प्लेट तक जाएगा, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो प्लस से स्टार्ट होंगी और माइनस के अंदर जाएंगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होंगी, प्लस से स्टार्ट होंगी और माइनस के अंदर जाएंगी, ऐसे करके समझ सकते हो आप, ठीक है। तो प्लस से स्टार्ट होंगी और माइनस के अंदर जाएंगी। लेकिन अगर इसके बीच में अगर हमने कंडक्टिंग बॉडी लगा दी, कोई भी अगर इसके बीच में कोई भी कंडक्टिंग बॉडी लगा दी, ये हमने कोई कंडक्टिंग बॉडी लगा दी है यहाँ पे, तो अगर ये अपन ने कोई कंडक्टिंग बॉडी लगा दी है यहाँ पर ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है, तो इसमें क्या रहेगा कि इस कंडक्टिंग बॉडी में, इस कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कंडक्टिंग बॉडी है, तो इस कंडक्टर के अंदर क्या रहेगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इस कंडक्टर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इसमें क्या रहेगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस कंडक्टर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो इस तरीके से आएगा। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जाएंगी, ऐसे करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम बनाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से स्टार्ट होंगी यहाँ से, और यहाँ इसके अंदर 0 आएगा और इसमें ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो 0 आ जाएगा,
और ये बॉडी कैसी है, ये है कंडक्टर, ये ना चालक है। कैसी बॉडी है, चालक पदार्थ है। तो चालक पदार्थ के अंदर या कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रवेश ही नहीं करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रवेश वर्जित रहता है। क्लियर है जी। अच्छा, इसमें एक बात और है कि अगर अब देखो, अगर इसी की जगह अगर नॉन कंडक्टिंग बॉडी आप ले लोगे, नॉन कंडक्टिंग बॉडी, नॉन कंडक्टिंग में क्या रहेगा, नॉन कंडक्टिंग में ये रहेगा कि भाई अगर जैसे मान लो यहाँ पे हमने ऐसे ही एक प्लेट प्लस की बना देते हैं और एक प्लेट जैसे मान लो माइनस की बना देते हैं, और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी रख देते हैं, नॉन कंडक्टिंग मतलब डाई इलेक्ट्रिक बॉडी रख देते हैं इस तरीके से। तो अगर आप ये डाई इलेक्ट्रिक बॉडी इसके बीच में यहाँ पे रख दो, बिठा दोगे, ठीक है जी, इस तरीके से रख दोगे, तो एक प्लेट जो है वो यहाँ पे इधर वाली प्लस की है, ये वाली प्लेट किसकी है, प्लस की है, ऐसे करके, और ये वाली प्लेट जो है वो ये माइनस की है। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कहाँ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, ऐसे प्लस से स्टार्ट होगा माइनस पे जाएगा, लेकिन बीच में डाई इलेक्ट्रिक बॉडी मिल गई है, डाई इलेक्ट्रिक बॉडी है, मतलब परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है। तो परावैद्युत पदार्थ जो होता है, परावैद्युत पदार्थ है, ये नॉन कंडक्टिंग ही होता है, ठीक है। तो ये परावैद्युत पदार्थ मिल गया, तो ये डाई इलेक्ट्रिक बॉडी है, नॉन कंडक्टिंग है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ना वो इस तरीके से आएगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो यहाँ से ऐसे जाएंगी ऐसे, तो कुछ जगह पे तो प्रवेश करेंगी, ठीक है। तो पार्शियल दिखा रहे हैं, पार्शियल का मतलब होता है इस तरीके से, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें होकर पार निकल जाएंगी, कुछ इस तरीके से पार निकल जाएंगी, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसमें होकर पार नहीं निकलेंगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस तरीके से आएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ना इसके अंदर, देखो इसके अंदर तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, लेकिन इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो नॉन जीरो आएगा, और नॉन जीरो आएगा, और वो कुछ ना कुछ आएगा, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र से थोड़ा कम आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ये जो कॉन्सेप्ट आता है ना, ये इंड्यूस चार्ज की वजह से आता है। इसमें क्या आता है, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र आता है। वो प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो होता है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को कम कर देता है, इस वजह से कुछ फील्ड लाइन इसमें इंटर कर जाती हैं। इसमें जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र आता है ना वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के जस्ट अपोजिट आता है, परिमाण में समान आता है, इसलिए इसके इनसाइड में कुल विद्युत क्षेत्र का मान 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली यहाँ पर, ठीक है। एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ना वो कंडक्टर की बॉडी के ऊपर अगर गिरती है, कहीं भी कंडक्टर बॉडी के ऊपर गिरती है, ठीक है, तो कंडक्टर बॉडी से गिरती है या निकलती है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा कंडक्टिंग बॉडी के परपेंडिकुलर ही गिरती है और परपेंडिकुलर ही वहां से बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना। अगली प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की यह है कि चालक सतह पर, चालक सतह पर, चालक सतह पर मतलब कंडक्टिंग सरफेस पर, कंडक्टिंग सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं ये कौन सा सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस। तो कंडक्टिंग सरफेस पर, कंडक्टिंग सरफेस, तो कंडक्टिंग सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होती हैं। ऑलवेज कैसी रहेंगी, लंबवत, लंबवत मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, नॉर्मल होती हैं, परपेंडिकुलर, नॉर्मली लाई करती हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है या लंबवत होती है, ठीक है जी। तो ये जरूर आप ध्यान रखो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना चालक की सतह पर, मतलब कंडक्टिंग बॉडी का जो सरफेस होता है ना, कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस से अगर बाहर निकलेंगी या उसके ऊपर गिरेंगी तो ये लंबवत होती हैं, मतलब इस तरीके से हमेशा जो है ना, हमेशा लंबवत होती हैं, हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं। देखो कैसे, अगर मान लो ऐसे करके मान लेते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, एक एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझ लो कि जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक कंडक्टिंग प्लेट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कंडक्टिंग प्लेट है, ऐसे करके अपन क्या है एक कंडक्टिंग प्लेट यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है, तो ये कंडक्टिंग प्लेट हो गई, ये हमारे पास क्या है एक कंडक्टिंग प्लेट ले ली, एक कंडक्टिंग प्लेट हो गई, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी ना इस कंडक्टिंग प्लेट पर अगर आएंगी, ठीक है, तो ये प्लस के चार्ज से निकलेंगी तो इस कंडक्टिंग प्लेट पे आएंगी, तो इस कंडक्टिंग प्लेट पे ऐसे परपेंडिकुलर आएंगी हमेशा इस तरीके से। यहाँ से और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, देखो प्लस के चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकलती है ऐसे करके, तो यहाँ पर ये गिरेगी ना, जब ये यहाँ पे गिरेगी तो ये यहाँ पे 90 डिग्री पे ही गिरेगी इस तरीके से,
यहाँ से और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी तो ये इस तरीके से 90 डिग्री पे ही यहाँ पे लाई करेगी, और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी तो वो भी यहाँ पे 90 डिग्री पे ही लाई करेगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी वो हमेशा लंबवत ही आएंगी। तो ये क्या है, कंडक्टिंग सरफेस है, तो ये कंडक्टिंग सरफेस है और ये नेगेटिव है, ठीक है। कंडक्टिंग सरफेस कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव कंडक्टिंग सरफेस पर या चालक सतह पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी वो इस तरीके से लंबवत ही गिरेंगी, प्लस से निकलने वाली, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो, या फिर ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो यहाँ पे आपने एक सरफेस ऐसे ले लिया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लो ये आपने एक प्लस की प्लेट ले ली और ये आपने माइनस की प्लेट ले ली, ठीक है। और इसके बीच में अगर आप एक कंडक्टिंग स्फीयर बैठा देते हो, ठीक है, तो ये आपने एक यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर ऐसे करके बैठा दिया, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी। ये वाली प्लेट कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ले ली आपने, और ये आपने नेगेटिवली चार्ज प्लेट ले ली, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आएंगी ना तो देखो कैसे आएंगे, देखो ऐसे समझो आप, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी इस तरीके से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके आएगी वो तो 90 डिग्री पे ही आ रही है, सरफेस पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी इस तरीके से आ जाएगी और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रवेश नहीं करेगी क्योंकि ये कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, ये चालक गोला है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी ना ऐसे करके यहाँ पे, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से आएगी तो ये इसके परपेंडिकुलर ही यहाँ पे गिरेगी ऐसे, और यहाँ से परपेंडिकुलर ही निकलेगी ऐसे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ही निकलेगी ऐसे करके, और यहाँ पे परपेंडिकुलरली ही गिरेगी ऐसे, ठीक है जी। और जगह पे इस तरीके से आ जाएगी ऐसे, और जगह पे ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ऐसे जा रही है नीचे, ठीक है। तो इस तरीके, तो ये 90 डिग्री के कोण पे आ रही है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री ही बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री ही बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर हमेशा कैसे रहेंगी, परपेंडिकुलर ही रहेंगी। क्लियर है जी, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी अपनी कंप्लीट हो गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अपन ने ये पूरा डिस्कशन जो है वो पूरा कर लिया है। तो इन सब की बातों का आप ध्यान रखें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में, ओके। ऑलराइट, अब देखो इससे आगे एक टॉपिक आता है जिसका नाम है, इससे आगे एक टॉपिक आता है जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी कंप्लीट हो गई है, इससे अगला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी डेफिनेशन पता है क्या है, इसकी डेफिनेशन तो सिंपल है, ठीक है। इसकी परिभाषा तो एक नॉर्मल परिभाषा है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन तो ये है कि भाई ये क्या बताता है, ये बताता है कि कोई भी आपके पास पृष्ठ है, ठीक है, तो किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है ना, उसी को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बताता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। चलो हिंदी में लिख देते हैं, समझ जाओगे अब, है ना। पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, लंबवत, पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो है वही क्या है, विद्युत फ्लक्स है, वही क्या है, विद्युत फ्लक्स। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पता है आपको, ये तो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमेशा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहाँ पे क्या है, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना वो फाई होता है, और फाई का जो फॉर्मूला आता है वो इस तरीके से आता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फाई बराबर क्या लिखा जाता है,
ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा जाता है। तो ये जो फ्लक्स है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्रफल सदिश दोनों के डॉट प्रोडक्ट से आता है। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किससे आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर आता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फाई क्या है, यहां पर फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स। तो फाई तो विद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है। और यहां पर ये जो ए है ना ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ओके। और ये आपका जो है ना ये आपका क्षेत्रफल सदिश है, ये आपका क्षेत्रफल सदिश है। तो किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो इस तरीके से होता है। क्षेत्रफल सदिश जो होगा ना किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत आता है। जैसे कि मान लो ये आपके पास कोई भी क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखो इस प्लेट का आज कितना यूज हो रहा है, ठीक है, दोनों क्लासों में इसका यूज लिया है हमने, ठीक है। तो देखो अपने पास ये क्या है, ये कोई अपने पास एक क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के लंबवत दिशा में, इस पृष्ठ के लंबवत दिशा मतलब आपकी ओर इसका ये क्षेत्रफल सदिश आएगा, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे रख दे, इस तरीके से रख दे, तो ये क्षेत्रफल सदिश जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, ओके, ऊपर की तरफ। तो ये क्षेत्रफल सदिश जो होता है ना वो किसी भी पृष्ठ के लंबवत रहता है, किसी भी पृष्ठ के लंबवत होता है। अब ये पृष्ठ अगर वृत्ताकार होगा तो भी क्षेत्रफल सदिश ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये आयताकार है तब भी क्षेत्रफल सदिश ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत आता है। अगर मान लो इसको ऐसे कर दिया जाए, ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल सदिश ऐसे है यूं, ठीक है। अगर ऐसे कर दिया जाए यूं आपकी तरफ तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे हो जाएगा। अगर यूं कर दिया जाए तो क्षेत्रफल सदिश जो है वो इस वाली डायरेक्शन में ऐसे करके यूं हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको ऐसे पकड़ ले हम तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे हो जाएगा। अगर इस सरफेस को ऐसे यहां से अगर ऐसे यूं कर दें तो क्षेत्रफल सदिश कहां आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो पृष्ठ के लंबवत एक सदिश होता है जो क्षेत्रफल इंटू में लंबवत वाली डायरेक्शन, ठीक है। तो ये होता है क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका फ्लक्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना हो जाएगा फाई बराबर में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर है जी। अब देखिए यहां पर ये बात जरूर आपको समझनी है कि ये जो फॉर्मूला है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये वाला जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है, ये इस वाले फॉर्मूले में ये जो विद्युत क्षेत्र आएगा ना, ये विद्युत क्षेत्र जो रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है, यूनिफॉर्म, एक समान विद्युत क्षेत्र है। अगर विद्युत क्षेत्र आपका एक समान दे रखा है, यूनिफॉर्म दे रखा है, मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो टाइप की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र का मान जो है ना वो यूनिफॉर्म रहेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे ऐसे समझो, तो ये विद्युत फ्लक्स जो है वो ये हो गया। अब यहाँ पे ये विद्युत फ्लक्स जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरीके से आ गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट ए होता है। अब यहाँ पे ये कैसी राशि है, देखो ये कैसी राशि है, सदिश या अदिश, ये अदिश राशि है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, विद्युत फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है। स्केलर क्यों है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है। कैसे आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट से। तो जो राशि डॉट प्रोडक्ट से आती है ना वो स्केलर होती है। तो ये डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है जी। अब देखो एक बात यहाँ पे ये आती है कि अगर ये अदिश राशि है इसका ऐसा ही मात्रक क्या आएगा। अगर हम इसका ऐसा ही मात्रक लिखें तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या आ जाएगा, मात्रक अगर इसका निकालें तो देखो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक आएगा वो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए इसका मात्रक क्या बताया था, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि E बराबर होता है F बटे Q। तो मात्रक आएगा न्यूटन पर कूलम और इसका मात्रक क्या आएगा, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। क्लियर है जी, इस तरीके से रहेगा, ओके। अब ये जो है ना ये जो आपने फाई बराबर ई डॉट ए लिखा जा रहा है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिखा जाता है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिखा जाएगा। ये कब लिखा जाएगा, ये जब लिखा जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म हो जाएगा तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा हो जाएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, तो फिर यही फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला कब लगाते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नॉन यूनिफॉर्म है तो आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे चिपका दोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ओके जी, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर जो इसको अगर आप ये ई डॉट ए की फॉर्मूला लिखा जा रहा है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ई डॉट ए की फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है, नॉन
यूनिफॉर्म। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर आपका ये फॉर्मूला काम करेगा, और अगर यूनिफॉर्म हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो फिर वही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आता है। ओके, इस तरीके से रहेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हमें कैलकुलेशन करनी है कहीं भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा अगर एक समतलीय पृष्ठ दे रखा है, ठीक है, और ये ई वेक्टर दे रखा है, तो आप क्या कर दोगे, ई डॉट ए कर दोगे, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आगे देखिए, इससे आगे आता है अगला टॉपिक जो है वो है अपना गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ, तो गाउस की प्रमेय, ठीक है, इसको गॉस की प्रमेय कहते हैं। इस तरीके से लिखा जाता है इसको, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। तो ये अपना होता है गॉस लॉ, ठीक है, या इसको गाउस की प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं गाउस की प्रमेय, ठीक है, या गाउस का नियम। देखो, गाउस का नियम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, गाउस का नियम क्या बताता है, गाउस का नियम जो है ना, क्या कैलकुलेट करना पड़ता है इससे, इससे क्या क्या चीज निकल के आती है गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या है, गाउस का नियम यह है कि किसी भी बंद पृष्ठ से, गाउस के नियम पहले बता देते हैं। गाउस का नियम क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो फ्लक्स होगा, किसी भी बंद पृष्ठ से जो संबद्ध फ्लक्स होगा, किसी भी बंद पृष्ठ से जो संबद्ध फ्लक्स होगा, ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो फ्लक्स होगा, फाई बंद पृष्ठ, फाई बंद पृष्ठ, तो किसी भी बंद पृष्ठ से, क्लोज सरफेस, इसको बोला जाएगा क्लोज सरफेस, तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, क्लोज्ड सरफेस, तो क्लोज सरफेस से या बंद पृष्ठ से संबद्ध जो फ्लक्स का मान होता है, संबद्ध जो फ्लक्स का मान होता है वो बराबर लिखा जाता है उस बंद पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ आवेश, उस बंद पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ आवेश। तो क्यू एन क्लोज्ड, क्यू एन क्लोज्ड का मतलब बंद पृष्ठ के द्वारा घिरा हुआ आवेश बटे में निर्वात की विद्युतशीलता, और निर्वात की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट। निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को बोला जाता है गाउस का नियम। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है ना, गाउस का नियम क्या है, तो गाउस का नियम यही है, किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है उस बंद पृष्ठ के द्वारा घिरे गए आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट जो है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये जो बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स है ना, इस फ्लक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ऐसे करके लिखा जा सकता है। बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा क्यू एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आता है, ये गाउस का नियम है। ये क्या है, गाउस का नियम। तो गाउस का जो नियम है वो इंटीग्रेशन फॉर्म में ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। तो ये इंटीग्रल फॉर्म है गाउस के नियम का। तो गाउस के नियम का स्टेटमेंट क्या होता है, अगर स्टेटमेंट द्वारा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आ जाएगा। ये जो सर्कल मैंने बनाया ना, ये सर्कल आप कहोगे साहब इंटीग्रेशन के ऊपर आपने जो सर्कल बनाया इसका क्या मतलब है, इंटीग्रेशन के ऊपर जो मैंने सर्कल बनाया है, ये सर्कल जो आएगा ये विद्युत क्षेत्र, मतलब ये जो सर्कल है ये बंद पृष्ठ को बताएगा। किसको बताएगा, बंद पृष्ठ को। तो ये बंद पृष्ठ के लिए ऐसा होता है, सर्कल सा बना देते हैं। तो ये होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर हो जाएगा क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। ये गाउस के नियम का ना अवकल रूप है। कौन सा, सॉरी ये कौन सा रूप है, समाकलन रूप है। तो गाउस के नियम का अगर समाकलन फॉर्म लिखा जाए, तो समाकलन रूप लिखा जाए, तो गाउस के नियम का इंटीग्रेशन फॉर्म समाकलन रूप, तो गाउस के नियम का समाकलन जो रूप है इंटीग्रेशन फॉर्म है, ये इसमें इंटीग्रेशन आ रहा है तो ये इंटीग्रेशन फॉर्म होता है। इस गाउस के नियम को डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर इसको गाउस के नियम को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं ना, तो इसका जो स्टेटमेंट आता है वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से इसको हम कन्वर्ट करते हैं। आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी, बीएससी फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ाते हैं उसको, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय। तो गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से क्या किया जाता है, इस इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करते हैं और वहां पर डिफरेंशिएशन के लिए एक ऑपरेटर लगाते हैं। उस ऑपरेटर को ग्रेडियंट ऑपरेटर कहते हैं, डेल वेक्टर। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर आता है रो, रो का मतलब है घनत्व, आवेश घनत्व, और बटे में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये जो है ना, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्मेट है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है गॉस लॉ का। तो गाउस के नियम का जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है वो ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका अवकल रूप हो गया। ये क्या हो गया, अवकल रूप। तो ये इसका अवकल रूप है या डिफरेंशियल फॉर्म है।
तो डिफरेंशियल फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है, गाउस के नियम को इस तरीके से। आपको पता है ये जो है ना, ये अवकल रूप लिख दिया या समाकलन रूप लिख दिया, इन्हीं को मैक्सवेल के इक्वेशन लिखा जाता है। ये मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन भी बोला जाता है, इसको ही मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मैक्सवेल का जो फर्स्ट समीकरण है, प्रथम समीकरण है, वो यही है। ठीक है, तो मैक्सवेल का प्रथम समीकरण डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट या इंटीग्रेशन ई डॉट डी बराबर क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो इसी को अवकलन फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो डेल है ना, डेल एक ऑपरेटर है। ठीक है, इसको अवकल संकारक कहते हैं। और ये जो डेल ऑपरेटर है, जहां डेल का जो वैल्यू है, ये जो डेल है ना, डेल बराबर ऐसे होता है, जहां डेल वेक्टर, यहां जो ये जो डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर बराबर होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे लिखा जाता है, और अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखोगे तो अलग तरीके से लिखा जाता है। आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, प्लस में आएगा जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और प्लस में आएगा के कैप डेल अपॉन डेल जेड, प्लस में क्या आएगा के कैप, और ये लिखा जाएगा डेल अपॉन डेल जेड। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म होता है इसका। क्लियर है जी। और यहाँ पर रो क्या है, रो जो है वो घनत्व है, आवेश घनत्व है, और ये क्यू जो है वो एनक्लोज चार्ज है। क्लियर है। तो ये गाउस का नियम जो है वो इस तरीके से आता है। तो गाउस के नियम में क्या लिखा जाएगा, अंदर वाला आवेश ही लिया जाता है। ओके, अंदर वाला आवेश। देखो एक क्वेश्चन इसके ऊपर इस तरीके से हम कह सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन इस तरीके से बना सकते हैं इसके ऊपर, जैसे एक आपके पास कोई भी एक बंद पृष्ठ दिया हुआ है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर इस तरीके से बन जाएगा, जैसे आपके पास कोई भी एक बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ बना देते हैं ऐसे। ओके, और इस बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश रखा हुआ है Q1, एक आवेश रखा हुआ है Q2, और एक आवेश रखा हुआ है Q3, और इस बंद पृष्ठ के बाहर एक आवेश रखा हुआ है Q4, और एक आवेश यहाँ पे बंद पृष्ठ के बाहर यहाँ पे रखा हुआ है Q5। ओके जी। अब आपको इस बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान लिखना है। तो इस बंद पृष्ठ से कुछ फ्लक्स बाहर निकलेगा, वो लिखना है। तो इस बंद पृष्ठ से संबद्ध जो फ्लक्स आएगा ना, गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम से इस बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, ये आपका बंद पृष्ठ हो गया, ये बंद पृष्ठ हो गया। तो बंद पृष्ठ से संबद्ध जो फ्लक्स आएगा, तो वो फ्लक्स जो होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, फाई बराबर क्या आएगा, क्यू एनक्लोज्ड। अब क्यू एनक्लोज्ड का मतलब क्या है, इसके अंदर जितना आवेश गिरा हुआ है वही लेना है, बाहर वाला आवेश नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या आएगा Q1 क्यू एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड क्या आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अंदर वाला ही लेना है बस, और बटे में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर गाउस का नियम लगा दिया, और ये विद्युत फ्लक्स का मान यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो इस तरीके से निकल के आ जाएगा, यहाँ फाई बराबर क्यू एनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इससे संबद्ध जो फ्लक्स है वो ये आ चुका है, इससे संबद्ध जो फ्लक्स है वो ये आ चुका है। ओके, तो ये बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स हो, इस तरीके से आप निकालोगे। तो आपको इनसाइड वाला ही लेना है काम में, इनसाइड वाला ही काम में लेना है। ओके, तो ये रहेगा, इनसाइड वाला आवेश ही लेना है, बाहर वाला आवेश काम में नहीं लेना है। चलेगा, इस तरीके से आप याद रखो। देखो इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना, एक चीज आपको बता देते हैं कि भाई ये जो गाउस का नियम आपने लिखा है ना, इस गाउस के नियम में ये जो इंटीग्रेशन ई डॉट डी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा फाई बराबर क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको अगर लिखा जाएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्या लिखा जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड केवल अंदर वाले आवेश की वजह से नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड गाउस के नियम में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, गाउस के नियम में इंटीग्रेशन के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है ना, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल अंदर वाले आवेश की वजह से नहीं होती है, ये बाहर वाले और अंदर वाले दोनों आवेशों की वजह से कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये क्या है, ये बाहर और अंदर वाले, बाहर और अंदर, बाहर और अंदर वाले दोनों आवेशों की वजह से,
आवेशों के कारण, दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाला कुल विद्युत क्षेत्र है। कुल विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो गाउस के नियम में जो ये विद्युत क्षेत्र लिखा जाता है ना, ये वाला विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र केवल और केवल अंदर वाले आवेश की वजह से नहीं आता है, ये बाहर और अंदर दोनों आवेशों की वजह से आता है। लेकिन इसके अंदर जो ये फॉर्मूले के अंदर जो लिखा जाता है ना क्यू एनक्लोज, ये क्यू एनक्लोज केवल अंदर वाला ही लिया जाएगा, बाहर वाला नहीं लिया जाएगा। सही है, इस तरीके से आप याद रखो। ओके, तो ये आपका इस तरीके से हो गया। इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि बंद पृष्ठ के अंदर आने वाला फ्लक्स, तो बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स फाई इनकमिंग, बंद पृष्ठ के अंदर इनकमिंग, बंद पृष्ठ के अंदर आने वाला जो फ्लक्स होता है वो नेगेटिव लिया जाता है। कैसा लिया जाता है? नेगेटिव होता है। और बंद पृष्ठ से बाहर जाने वाला फ्लक्स फाई आउटगोइंग, बंद पृष्ठ से बाहर जाने वाला जो फ्लक्स होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। उसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, तो ध्यान रखना इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है और आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। जैसे मान लो अपन ने इस तरीके से लिया कि जैसे मान लो अपने पास क्या है कि ये एक बंद पृष्ठ हम ले लेते हैं। ठीक है, अपन एक बंद पृष्ठ एक ले लेते हैं इस तरीके से। तो यहां पर अपन क्या है, एक बंद पृष्ठ ऐसे करके ले लेते हैं इस तरीके से। यहां पर ये है, तो ये अपन ने एक बंद पृष्ठ ले लिया, ये एक बंद पृष्ठ है मान लीजिए। ठीक है, तो ये एक बंद पृष्ठ हो गया। ये सिलेंड्रिकल सरफेस आपने बंद पृष्ठ इस तरीके से ले लिया है। अब यहां पर क्या रहेगा, इस तरीके समझिए आप, ये बंद है। बंद होने का मतलब ये इस तरीके से यहां से हम इसको बंद कर देते हैं कि भाई ये सरफेस जो है वो, ये सरफेस जो है वो यहाँ पे ये ऐसे करके क्लोज है, क्लोज सरफेस है। और ये भी सरफेस जो है ना ये क्लोज है। ठीक है जी, तो ये क्लोज सरफेस आपने ले लिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लो इसमें विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र इस वाली डायरेक्शन में इधर से जा रहा है और इधर को बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से आ रहा है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से इसमें प्रवेश कर रहा है यहां से, और ऐसे करके बाहर निकल रहा है ऐसे करके। तो अब देखो विद्युत क्षेत्र अगर इस तरीके से पास हो रहा है ऐसे करके, है ना, ऐसे करके यहाँ पे पास हो रहा है। ओके जी, ऐसे करके यहाँ पे पास हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पे प्रवेश कर रही है उतनी बाहर निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रवेश कर रहा है इस तरीके से ऐसे करके, और यहाँ पे इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे करके यहाँ पे बाहर निकल रही है। ठीक है, तो पता है यहाँ पर हम बोलेंगे इस वाली जगह पे ना इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा, यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा ये आएगा फाई इनकमिंग। तो ये फाई इनकमिंग आएगा। तो इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो फ्लक्स है ना, यहाँ पे ये बाहर जा रहा है तो इसको बोला जाएगा फाई आउटगोइंग। ये फाई आउटगोइंग होगा, और आउटगोइंग जो फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा और इनकमिंग को नेगेटिव लिया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो बंद पृष्ठ होता है ना, बंद पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ का जो जिस पृष्ठ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिर रही हैं उस पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर, मतलब इसके आयतन से बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र लिया जाता है, सॉरी क्षेत्रफल सदिश लिया जाता है। तो यहां पर जो क्षेत्रफल सदिश आएगा ना, यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश आएगा, तो वो क्षेत्रफल सदिश जो रहेगा वो इस तरीके से आएगा। देखो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश, अगर ये वाला क्षेत्रफल है यहाँ पे गिर रही है तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो इस तरीके से आएगा, यो ऐसे करके, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो इस तरीके से आएगा। तो ये एरिया वेक्टर है, ये जो मैंने बनाया ना ये एरिया वेक्टर है, ए वेक्टर। ये क्या है? ए वेक्टर है, एरिया वेक्टर। तो इसको हम बताएंगे ये हमारा एरिया वेक्टर है, ए वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर है, ए वेक्टर, और यहाँ पर ये भी क्या है? एरिया वेक्टर है, ए वेक्टर। तो आप देखो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है ये हमारा ए वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे जो ए वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गए, ये ग्रीन कलर के जो है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से जा रहा है यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ये इधर को है
और ये इधर को, तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना बन रहा है दोनों के बीच में, यहाँ पे थीटा बराबर 180 बन रहा है, 180। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा बराबर कितना बन रहा है, थीटा बराबर 0 बन रहा है। तो 0 बन रहा है, तो यहाँ पे अगर फ्लक्स निकालोगे ना, फाई बराबर ई डॉट ए लगाओगे, फाई आउट गोइंग बराबर क्या लगाओगे, ई डॉट ए। तो फाई आउट गोइंग बराबर ई डॉट ए लगाओगे तो ये आएगा ई ए इंटू कॉस 0, डॉट प्रोडक्ट में कॉस 0 आता है, तो ये ना पॉजिटिव आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा ई इंटू ए, तो ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। अगर यहाँ पे इनकमिंग फ्लक्स को चेक करोगे तो ये आ जाएगा ई इंटू में ए इंटू में कॉस। अब दोनों देखो, ये इधर है ये इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 180, और कॉस 180 का वैल्यू जो होता है वो माइनस का 1 आता है, माइनस का 1 आता है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका माइनस का ई ए आ जाएगा, माइनस का ई ए। तो आप देखो इनकमिंग फ्लक्स के सारा है नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स के सारा है पॉजिटिव। अब जहाँ एक सरफेस यहाँ पे ये भी बन रहा है, एक सरफेस यहाँ पे जो है ना, एक सरफेस यहाँ पे ये भी बन रहा है, ये सरफेस भी बन रहा है कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर आएगा वो ऐसे आएगा, ये कर्व सरफेस है, ये बेलन का जो पृष्ठ है ना, बेलन का जो पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, देखो ये इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो इस कर्व सरफेस से जो फ्लक्स गुजरेगा, कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स गुजरेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसके लिए लिखोगे E इंटू ए इंटू में क्या आएगा cos 90, और cos 90 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो cos 90 0 होता है, तो इससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। मतलब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से होकर जा रही हैं तो वो क्या है, कर्व सरफेस के तो पैरेलल ही जा रही है, ठीक है, तो लेकिन इस सरफेस के लंबवत जा रही है और इस सरफेस के भी लंबवत जा रही है, तो यहाँ पर जिसके पैरेलल जा रही है ना, इसके पैरेलल जा रही है, तो यहाँ पर थीटा बराबर 0 आ गया, इसके भी पैरेलल जा रही है इस तरीके से, तो यहाँ पे थीटा बराबर 0 आ गया, ठीक है। मतलब ये ए वेक्टर इधर है और ये इस तरीके आ रहा है, तो 180 पे जा रहा है, मतलब पैरेलल ही है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, तो यहाँ पे माइनस का ई आ गया, यहाँ पे प्लस का ई आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो इसका एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो थीटा बराबर 90 आ गया, तो फिर फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो कर्व सरफेस से यहाँ पे फ्लक्स 0 आएगा, ये सर्कुलर सरफेस है ना, यहाँ से माइनस का ई आएगा, और ये सर्कुलर सरफेस है, यहाँ से प्लस का ई आएगा, आउटगोइंग फ्लक्स। क्लियर है जी, इस तरीके से रहेगा। तो ध्यान रखना है, इनकमिंग फ्लक्स जो होता है, क्या पॉइंट याद रखोगे, इनकमिंग फ्लक्स जो होता है वो नेगेटिव लिया जाता है, और आउटगोइंग जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। क्लियर है, इस तरीके से रहेगा। अब देखो इसके अंदर ये वाला एक बंद पृष्ठ हमने लिया है, ठीक है, इसको एक एग्जांपल की तरह ट्रीट कर लेते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर समझ ली हमने। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर कोई आवेश है क्या, नहीं है, इसके अंदर अगर कोई आवेश नहीं है तो इस बंद पृष्ठ से संबंध अगर फ्लक्स का मान निकालोगे तो वो 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, तो जितना फ्लक्स इंटर कर रहा है उतना फ्लक्स ही बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब फ्लक्स का मान क्या है, यहाँ पे अगर आप निकाल के देखो कुल फ्लक्स का मान, तो ये 0 आएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है, अगर कोई आवेश नहीं होगा तो फ्लक्स का वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो कुल फ्लक्स का वैल्यू अगर निकालोगे इससे संबंधित कुल फ्लक्स, तो इससे संबंधित जो टोटल फ्लक्स आएगा यहाँ पे फाई टोटल, तो फाई टोटल जो आएगा वो क्या आएगा, फाई टोटल का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो एक तरीका तो ये है कि ये निकाल लिया आपने ई ए और ये निकाल लिया माइनस ई ए, दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ई ए और माइनस ई ए, दोनों को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, ई ए और यहाँ पे क्या आएगा माइनस ई ए, तो ये क्या हो जाएगा, अब 0 आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका गॉस लॉ से निकाल लो। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ ये कहता है किसी बंद पृष्ठ के अंदर गिरा हुआ आवेश बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो बंद पृष्ठ के अंदर गिरा हुआ आवेश, भाई इसके अंदर कोई आवेश नहीं गिर रहा, आवेश नहीं गिर रहा, तो 0 बटे एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो गॉस लॉ से निकालना कितना आसान हो गया देखो। तो गाउस का जो नियम है ना, वो क्या दिया, गाउस का नियम किस लिए दिया गया था कि आप बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स निकालना चाहते हो वो डायरेक्ट निकाल लो, इतना इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, इतना इस तरीके से डॉट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा निकाल लो कि भाई अगर अंदर कोई आवेश नहीं है, अंदर कोई आवेश नहीं गिरा हुआ है, तो सीधा सीधा आएगा फ्लक्स 0 आ गया। तो ऐसे ई ए निकाला, फिर माइनस ई ए निकाला, फिर जोड़ा, फिर 0 आया, इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है जी। तो इस एग्जाम्पल से आप बहुत सारी चीजें समझ गए होंगे। ओके, आ गया, आगे बात करते हैं। देखिए, तो ये गाउस का नियम जो है, यहाँ पे गाउस का नियम जो है ये कंप्लीट हो गया, ये गाउस का नियम है, तो अब ये याद रखोगे, ठीक है, ये गाउस का नियम जो है वो हो गया।
अब देखो गाउस के नियम का जो एप्लीकेशन है वो क्या है, गाउस के नियम का जो यूज है वो क्या है। एक तो आप गाउस के नियम की वजह से क्या निकाल सकते हो, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। जब भी कहीं सममिति होती है ना, तो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर कहीं पर है तो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे गोली पर हो गया, ठीक है, और जैसे अपना चालक गोलीय चालक पे हो गया, या फिर अपना रेखीय आवेश पे हो गया, या बेलन पे हो गया, तो वहां पे जो आवेश वितरण होता है ना, जहां पे सिमेट्री होती है, जैसे पृष्ठ पे हो गया, ठीक है। तो जितने भी केस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बताई लास्ट वाली क्लास में और इस वाली क्लास में, गोला वाला बताया, ठीक है, और आपको तार वाला बताया, ठीक है, और आपको मैंने एक वो चादर वाला बताया, मतलब इनफाइनाइट प्लेट वाला बताया, ठीक है, और एक चालक गोलीय कोष वाला बताया, ये चालक ठोस चालक गोले वाला बताया, गोलीय कोष वाला बताया। इन सारे केसों में ना सिमेट्री है, इन सभी में आवेश का वितरण जो है वो सममित रूप से हो रहा है, सममित रूप से हो रहा है। तो वहां पर गाउस के नियम से भी कैलकुलेशन की जा सकती है। तो जितनी भी कैलकुलेशन वहां पे जो विद्युत क्षेत्र के जो रिजल्ट लिखे थे ना मैंने, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, E बराबर रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वो सारे जो रिजल्ट थे वो सारे रिजल्ट गाउस के नियम से ही आते हैं। किससे आते हैं, गाउस के नियम से ही आते हैं। तो वो गाउस के नियम का ही एप्लीकेशन है, वो गाउस के नियम का ही एप्लीकेशन है। लेकिन वो विद्युत क्षेत्र मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, क्योंकि कंपटीशन में ये डेरिवेशन की तो जरूरत नहीं है, कैसे आया, ठीक है। लेकिन समझना यही है कि वो सारे जो रिजल्ट है, वो सभी जो रिजल्ट है वो गाउस के नियम से ही आते हैं। क्लियर है भाई, वो गाउस के नियम से ही आएंगे। ओके, इस तरीके से रहेगा। अब देखो कुछ गाउस के नियम से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल्स, फिर अपना जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखिए देखो गाउस के नियम से संबंधित कुछ एग्जांपल्स हम इस तरीके से कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से कुछ एग्जांपल निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं, देखो अगर आपसे आपसे यूं कहा जाए, जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक एक शंकु बना देते हैं, शंकु जैसी आकृति है, मान लो ऐसे कर, आपके पास एक शंकु जैसी आकृति हमने यहाँ पे ऐसे करके बना ली, ठीक है। देखो ये कोई शंक्वाकार पृष्ठ है, इस तरीके से हमने एक शंक्वाकार पृष्ठ ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और इस शंक्वाकार पृष्ठ, ये एक शंक्वाकार पृष्ठ है, ठीक है। शंक्वाकार जो पृष्ठ होता है वो किस तरीके का होगा, ये अपना एक शंक्वाकार पृष्ठ है और ये इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है, शंकु जैसी आकृति है। ये क्या है, जोकर की टोपी जैसी आकृति है, मतलब शंकु जैसी आकृति है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस शंकु जैसी आकृति के यहां पर केंद्र पर, अगर यहां पर केंद्र पर ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये सेंटर हो गया, इस सेंटर पर कोई आवेश क्यों रखा हुआ है, ठीक है, ये कोई आवेश क्यों रखा हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका जो ये कर्व सरफेस है, ये जो है ना, ये इसका कर्व सरफेस होता है, ये कर्व सरफेस है, ये क्या है, कर्व सरफेस, वक्र पृष्ठ है, ये इसका वक्र पृष्ठ है, ठीक है, इसको कर्व सरफेस बोला जाएगा। और ये जो है ना नीचे वाला, ये क्या है, वृत्ताकार पृष्ठ है, ये वृत्ताकार पृष्ठ है, और ये खोखला शंकु है, इस तरीके खोखला है, और इसके केंद्र पर क्यू आवेश को हमने रख दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसके वक्र पृष्ठ से, अब देखो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो निकलेंगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से ना विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो निकलेंगी इस तरीके से, ऐसे करके विद्युत क्षेत्र रेखा, प्लस का क्यू आवेश है तो प्लस के क्यू आवेश से ऐसे करके विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे करके यूं निकलेंगी, यहां से जाएंगे यूं, यहां से ऐसे करके इस तरीके से निकलेंगी। तो ये पूछा गया है कि बताइए इस कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वक्र पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करो, वक्र पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है कि वक्र पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स आपको ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस तरीके से इसकी सॉल्यूशन करने के लिए, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब आपसे पूछा जाएगा फाई वक्र पृष्ठ ज्ञात करो, फाई, और ये पूछ लिया आपसे कि वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस, तो ये जो कर्व सरफेस दे रखा है, इस कर्व सरफेस से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अगर आपको करना है, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप, एक तरीका तो है कि इंटीग्रेशन से करो इसका सॉल्यूशन, या फिर यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे गाउस का नियम लगा दो, क्या लगा दो, गाउस का
नियम लगा दो। तो गाउस के नियम से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। देखो कैसे, गाउस का नियम लगाने के लिए इसमें क्या करोगे, यहाँ पे इसको क्लोज सरफेस बना लो। क्या बना लो, क्लोज सरफेस। तो ये क्लोज सरफेस बना दीजिए इस तरीके से। इसमें क्या है, इसको ऐसे करके क्लोज सरफेस बना देते हैं हम, है ना। गिवन सरफेस तो ये है, समझ गए आप। अब यहाँ पे क्या है, इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए ना अपनी तरफ से इस तरीके से ये ऐसे करके बना देते हैं। सेम ऐसी आकृति जैसे ऊपर है वैसी हमने नीचे बना दी, ठीक है। तो ये ऐसे क्लोज कर दिया। अब देखो वक्र पृष्ठ कितने हो गए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो ये क्लोज सरफेस हो गया। तो अपन क्या लगा देंगे, गाउस का नियम लगा दो, फाई टोटल बराबर क्या होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाई टोटल बराबर क्या लगा दोगे, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो आपका फाई टोटल है वो दो कर्व सरफेस पर निकल रहा है। अब देखो फ्लक्स ऊपर भी निकलेगा नीचे भी निकलेगा, तो फाई टोटल जो आएगा वो दोनों कर्व सरफेस की वजह से आएगा। तो इस फाई टोटल को हम लिख देंगे 2 और ये हो जाएगा एक कर्व सरफेस से, तो फाई कर्व सरफेस। और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर आप फाई कर्व सरफेस से अगर आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, तो ये हो जाएगा क्यू बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे 2 एप्सिलॉन। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो कर्व सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स आएगा, कर्व सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो ये आ जाएगा, ये वाला फ्लक्स जो है वो कर्व सरफेस से आ गया। क्लियर है जी। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आप क्या करोगे, सिमेट्रिक अगर कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो उसमें आपको क्या है, सममित आकृति ही बना लेनी है और फिर कुल फ्लक्स निकालना है। तो फाई टोटल बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन लिख दो, जो आवेश दे रखा है, ठीक है। और फिर आप क्या लगा दोगे, 2 फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन, फाई कर बराबर क्यू बटे 2 एप्सिलॉन। ओके जी। अब इसमें एक दो चीजें और बता देते हैं आपको, ठीक है, ठीक है। घन से संबंधित कुछ चीजें आती है, घन से संबंधित, ठीक है। तो घन से संबंधित कुछ फ्लक्स की कैलकुलेशन है, वो आपको बता देते हैं। कुछ रिजल्ट है, बेसिक रिजल्ट, वो आपको याद रखने हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कुछ रिजल्ट, आपको ये वाले जरूर याद रखने कि जैसे आपके पास कोई भी एक घन दे रखा है, ठीक है, जैसे घन से संबंधित कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएंगे। ये आपके पास कोई एक घनाकार आकृति है, ये घन दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए, तो ये आपके पास एक घन दिया हुआ है, ठीक है, एक इस तरीके से बना हुआ है। एक केस इसमें ये बनेगा, एक केस तो ये ले लिया हमने, एक केस इसमें ये बन जाएगा कि जैसे मान लो आपके पास ये घन दिया हुआ है, ठीक है। और एक केस और ले लेते हैं, तीसरा केस, ठीक है, एक ये बन जाएगा। ओके जी। तो ये आपके पास एक घनाकार बॉक्स दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं, घनाकार बॉक्स। अब इन घनाकार बॉक्स में ना, अगर मान लो आवेश को बिल्कुल केंद्र पर रख दिया जाए, आवेश को बिल्कुल ही केंद्र पर रख दिया जाए, यहाँ पे बिल्कुल केंद्र पे कोई आवेश रखा हुआ है, अगर केंद्र पे कोई आवेश रखा हुआ है तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए इस पूरे घन से कितना फ्लक्स पास होगा। तो इस पूरे घन से कितना फ्लक्स पास होगा, तो इस वाले केस में आप क्या करोगे, इस पूरे घन से जो फ्लक्स पास होगा, पूरे घन से वो निकलेगा आपके गाउस के नियम से, क्योंकि ये पूरा घन क्या है, बंद पृष्ठ है, चारों ओर से दीवारें बंद है, रगी हुई दीवार है, ठीक है। तो इस घन से जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या आ जाएगा, फाई बराबर क्यू केंद्र पर रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ये केंद्र पर है, तो ये घन में कितने पृष्ठ है, 6 पृष्ठ है, तो घन के हर एक पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, अगर ऐसे पूछ लिया जाए, घन के हर एक पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इसमें घन जो है ना वो 6 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, तो 6 पृष्ठ है, तो आपको एक पृष्ठ से निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 का भाग देना पड़ेगा। तो घन के एक पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो वो आ जाएगा आपका क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 पृष्ठों से बराबर बराबर निकलेगा, तो एक पृष्ठ से क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसमें एक दूसरा केस ये बनता है कि यदि मान लीजिए आवेश आपका जो है ना, यदि मान लीजिए आवेश जो है वो एक कॉर्नर पर उपस्थित है,
एक कॉर्नर पर अगर आवेश उपस्थित है, एक घन के कोने पर उपस्थित आवेश है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए बताइए इस पूरे घन से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इस वाले केस में क्या होगा कि अगर पूरे घन से अगर आपको फ्लक्स का वैल्यू निकालना है तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे में यहाँ पे आएगा ये 8 एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा 8 एप्सिलॉन नॉट। तो जब अगर कॉर्नर की बात आ जाती है ना, तो कॉर्नर पर अगर आवेश को रख देते हैं तो ये जो पूरे घन से जो फ्लक्स निकलेगा वो क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। और अगर इसमें भी एक सरफेस से पूछ लिया जाए, इसमें भी एक पृष्ठ से पूछ लिया जाए, एक पृष्ठ से कितना निकलेगा, तो एक पृष्ठ से ना ये आ जाएगा क्यू बटे में 24 एप्सिलॉन नॉट, 24 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसका 1/3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस आवेश को, ये जो आवेश है ना हमारे पास, इस आवेश को एक सरफेस पे रख दिया जाता है, ठीक है, इस आवेश को, ये एक सरफेस है यहाँ पे, ये इसका एक पृष्ठ ले लेते हैं, ये वाला पृष्ठ, और इस आवेश को इस वाले पृष्ठ पे रख दिया जाए, इस वाले पृष्ठ पे मिडिल में रख दिया जाता है, ठीक है। तो आवेश को कहां पे रख दिया जाता है, इस पृष्ठ के बिल्कुल बीचों बीच में रख दिया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पर इस आवेश को बैठा दिया जाए क्यू, इस तरीके से, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस पूरे घन से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो पूरे घन से अगर फ्लक्स पूछता है तो फाई पूरे घन से जो फ्लक्स निकलेगा वो उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा यहाँ पे क्यू बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा क्यू बटे 2 एप्सिलॉन, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप याद रखोगे, इनके जो रिजल्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, तो ये रिजल्ट जो है वो आपको याद रखने हैं, ओके जी। तो एक तो ये मिल गया, एक रिजल्ट आपका ये हो गया, दूसरा रिजल्ट आपका ये हो गया, ठीक है, और तीसरा जो रिजल्ट है वो आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये गाउस के नियम से ही आते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच। तो आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।